अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो टॉपिक 6 इशूज़ ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स पर थे और 2 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए थे। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो इशूज़ ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। जुल्फ़िकार लिमिटेड रजिस्टर विद अ कैपिटल ऑफ ₹10 lakh which is divided into 1 lakh ordinary shares ₹10 each during the year 2009 following transactions were completed। जुल्फ़िकार लिमिटेड एक कंपनी है और वो 10 लाख कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड है एंड ये जो शेयर्स दिए हुए हैं और आप इसे डिवाइड करेंगे तो यही मतलब ये पूरा जो है ना वो एक मतलब शेयर्स कॉस्ट और उसकी पार वैल्यू दी गई होती है ऑथराइज कैपिटल की। रजिस्टर्ड जो वैल्यू होती है ना वो ऑथराइज कैपिटल ही होता है कंपनी का। तो ये उसकी ये वैल्यू है ऑथराइज कैपिटल की। ऑथराइज कैपिटल की ये शेयर्स हैं और ऑथराइज कैपिटल की ये पार वैल्यू है। 2009 के दौरान जो है वो कुछ ट्रांजेक्शन्स दी गई हैं और ये कुछ 11 ट्रांजेक्शन्स हैं हमारे पास। रिक्वायर्ड बहुत सिंपल है, जहाँ जहाँ एंट्रीज़ बनानी है। चलें जहाँ जहाँ एंट्रीज़ के लिए कॉलम्स वगैरह ड्रॉ करते हैं। जुल्फ़िकार लिमिटेड जहाँ जहाँ एंट्रीज़ के लिए पूरा कॉलम्स ड्रॉ करेंगे प्रॉपर। और फर्स्ट ट्रांजेक्शन अब हम देखते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है इशू 6000 ऑर्डिनरी शेयर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ बॉन्ड्स पेबल। ये ट्रांजेक्शन पहले भी आ चुकी है प्रीवियस वीडियोस में कि बॉन्ड्स पेबल जो है एक लायबिलिटी होती है और किसी भी लायबिलिटी को पे करने के लिए शेयर्स वगैरह इशू कर सकते हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड्स पेबल की पेमेंट हो रही है। शेयर्स जो इशू करें वो 6000, पार वैल्यू क्या है नहीं मालूम। तो जब भी पार वैल्यू नहीं मालूम होती हम क्या करते हैं, हम कॉस्ट को शेयर से डिवाइड कर देंगे, हमें पार वैल्यू पता चल जाएगी। 65,000 को 6 से डिवाइड करेंगे, हमें पार वैल्यू पता चल जाएगी। तो इसकी जो एंट्री उस तरीके से बनेगी, बॉन्ड्स पेबल डेबिट साइड पर आ जाएगा, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट। जब आप 65 को 6 से डिवाइड करेंगे सो आप क्या करेंगे, आपने कॉस्ट ली कि बॉन्ड्स पेबल जो थे वो 65,000 के थे, उसके लिए जो शेयर्स इशू करें वो 6,000 करें। हमने पार वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसलिए हमने 65,000 को जो कॉस्ट है उसको शेयर से डिवाइड कर देना है। तो ये 10.83 आ रहा है। 10.83 का मतलब 10 पार वैल्यू होती है, लेकिन 10 से ज़्यादा का ही दिया, लेकिन पॉइंट में जब आ जाता है, ठीक है, जब पॉइंट में हमारे पास पार वैल्यू आ रही होती है तो मैंने आप लोग को तरीका बताया था कि किस तरीके से हम करेंगे। आप डेबिट साइड पे वो चीज़ लिखिएगा जिसके लिए पेमेंट हो रही होगी, जिसके लिए शेयर्स इशू कर रहे होंगे। सो बॉन्ड्स पेबल के लिए शेयर्स इशू हो रहे थे, बॉन्ड्स पेबल हमने डेबिट साइड पे रखे भी 65,000 के थे, उसके लिए शेयर्स इशू कर रहे हैं, इट्स मीन की कैपिटल ऑनरशिप दे रहे हैं। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। 6000 शेयर्स थे, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू पे बनता है, इसलिए 6000 को 10 से आपने मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 60,000 का ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। बॉन्ड्स पेबल 65,000 के थे, ऑनरशिप 60,000 की दिए। कमी कहाँ पर हो रही है, क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे 5,000 की कमी हो रही है, इट्स मीन कि ये ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम है। ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम लिखा हमने क्या करा, 60 को 65,000 से माइनस कर दिया। सो हमारे पास आ गया 5,000 क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे पार वैल्यू की नीड ही नहीं, ठीक है। अगर पार वैल्यू आपके पास पॉइंट में आ रही है तो आप ये तरीका जो है वो ये जो है तरीका अप्लाई करेंगे टू रिकॉर्ड पे बॉन्ड्स पेबल। आपने नरेशन बना दी, ठीक है, क्योंकि पॉइंट वाली पार वैल्यू को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पार वैल्यू अगर पॉइंट में आए या पॉइंट के बगैर आए, हमें ये तो पता चल जाता है कि प्रीमियम या डिस्काउंट है। अब देखिए 10.80 और कुछ समथिंग 3 वगैरह आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि 10 से ऊपर ही दिया है, मतलब पार वैल्यू 10 है और 10 से ऊपर ही दिया है, भले पॉइंट में क्यों ना आ रहा हो, ठीक है। लेकिन यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि यार प्रीमियम तो है लास्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी प्रीमियम की। ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी कंप्लीट हो गई है, इसकी हमने एंट्री पास कर ली। सेकेंड ट्रांजेक्शन थी परचेज इक्विपमेंट ऑफ ₹30,000 एंड इशू 3500 शेयर्स ऑफ ₹10 each। अब परचेज करें इक्विपमेंट जो कि 30,000 का है, इशू करें 3500 शेयर्स और ₹10 का दे रहे हैं। अब जब देखें आप कि भाई 30,000 की जो है वो इक्विपमेंट की कीमत है, हमने जब 3500 से उसको डिवाइड करा तो हमारा जो मतलब पार वैल्यू आ रही है वो 8.5, मतलब 10 से भी कम का उन्होंने दिया, ठीक है ना। कभी ऐसा हो सकता है कि पार वैल्यू 10 दी हो लेकिन पार वैल्यू 10 नहीं हो, ठीक है। वो कैसे हमें पता चलेगा, जैसे आपको जो है वो कॉस्ट दी हुई कि इक्विपमेंट कितने का परचेज किया, आपने क्या करा, आपने जो है वो एंट्री पास करी कि भाई इक्विपमेंट डेबिट साइड पे लिख दिया 30,000 से। हमेशा कैपिटल किस पे बनता है, पार वैल्यू पे। हमें शेयर्स तो एग्जैक्ट पता होंगे, ट्रांजैक्शन में पार वैल्यू हाँ नहीं बताएंगे लेकिन हमें शेयर्स एग्जैक्ट बताएंगे वो। तो हमने लिखा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 3500 के शेयर्स इशू करे थे, इक्विपमेंट के लिए 10 से उसको मल्टीप्लाई करा, 35,000 का जो है हमने ऑनरशिप दिया है।
अब 30,000 का इक्विपमेंट था, 35,000 की जो है ना वो हमने ऑनरशिप दे दी, तो हमें डिस्काउंट है, हमें प्रीमियम तो नहीं हुआ। कभी भी आप कोई चीज़ 30,000 की हो और उसको 35,000 रुपये आप दे रहे हैं, तो ये तो आपके लिए डिस्काउंट है, आपके लिए लॉस है, ठीक है। प्रीमियम कब होगा, जो 30,000 की जो है वो इक्विपमेंट थी, हम उसको 25,000 रुपये दे रहे हैं, तो ये प्रीमियम है कि भाई कम की चीज़ थी और वो ज़्यादा की चीज़ थी, हमने उसको कम पैसे दिए। लेकिन यहाँ पे देखिए 30,000 का इक्विपमेंट है, ऑनरशिप शेयर्स कितने के दिए हमने, 35,000 के, तो कमी कहाँ पर आ रही, कमी आ रही डेबिट साइड पे 5,000 की। सो हमने यहाँ पे डिस्काउंट लिखेंगे, जब भी डेबिट साइड पे कमी होगी वो डिस्काउंट कहलाएगा, क्रेडिट साइड पे कमी होगी तो वो प्रीमियम कहलाएगा। आप ऑर्डिनरी शेयर डिस्काउंट भी लिख सकते हैं। डिस्काउंट लिखा आपने, आपने क्या करा, 35,000 को 30 से माइनस कर दिया, सो 5,000 डेबिट साइड पर आ गया। टू रिकॉर्ड परचेज इक्विपमेंट, कभी भी क्वेश्चन ट्रांजेक्शन में इस तरह की पार वैल्यू दी जाएगी तो वो गलत भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा, आप भाई फौरन से इक्विपमेंट की जो अमाउंट होगी वो आप डेबिट साइड पे लिख देंगे। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू पे बनता है, वो तो शेयर्स आपको पता होंगे सही। 3500 को आपने 10 से मल्टीप्लाई करा, सो आपने देखा कि यार ये तो कमी हो रही है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल तो 35,000 का बन रहा है लेकिन इक्विपमेंट 30,000 का है और डेबिट साइड पे 5,000 की कमी आ रही है, सो वो डिस्काउंट कहलाएगा। ऑर्डिनरी शेयर डिस्काउंट आप लिख सकते हैं। नरेशन बना देंगे टू रिकॉर्ड परचेज इक्विपमेंट। अब हम थर्ड ट्रांजेक्शन देखते हैं। परचेज लैंड फॉर 7,50,000 बाय अलॉटिंग सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ₹10 each of ₹10 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। लैंड परचेज की गई है जो कि 7,50,000 की है। अलॉटिंग का मतलब ये होता है कि ऑनरशिप देना, नहीं कि ये आया ना कि अलॉटिंग सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स, तो ऑनरशिप देने के लिए सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो इशू कर रहे हैं और 10 का था लेकिन प्रीमियम दिया है 5 का। तो देखिए यहाँ पे प्रीमियम की जो एडिशनल पार वैल्यू जो थी ना वो हमें एग्जैक्ट बताई हुई है कि भाई 10 का था, 5 का प्रीमियम हुआ, तो एक शेयर कितने का हुआ, एक शेयर 15 रुपये का हुआ, ठीक है। जब 10 उसकी पार वैल्यू है, 5 का प्रीमियम जा रहा है, तो 15 रुपये का एक शेयर दे रहे हो, ठीक है। सो 7,50,000 की उसकी कीमत थी, 15 रुपये का एक शेयर दे रहे हैं। अब हमें शेयर्स यहाँ पे नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, 7,50,000 को 15 से डिवाइड करेंगे। ये नहीं कि आप 10 से डिवाइड कर दें या जस्ट 5 से डिवाइड कर दें, नहीं, 10 उसकी पार वैल्यू थी, 5 का प्रीमियम जा रहा है, टोटल कितना हो गया 15, तो 15 की जो है वो मतलब 15 का एक शेयर हो गया। तो 7,50,000 को आप 15 से डिवाइड करेंगे तो आपको शेयर्स पता चल जाएंगे। सो शेयर्स जो होंगे वो 50,000 आएंगे। लैंड जब भी परचेज हो, कोई भी फिक्स एसेट परचेज होता कहाँ था, डेबिट साइड पे, कितने का था, 7,50,000 का। ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम 50,000 के शेयर्स आए थे, आपने उसको सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 2,50,000 का प्रीमियम। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू पे बनता है, 50,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 लाख का ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। टू रिकॉर्ड परचेज लैंड, ये नरेशन बना देंगे। ये थर्ड ट्रांजेक्शन भी हमारी कंप्लीट हो गई है। फोर्थ ट्रांजेक्शन, परचेज 4 कंप्यूटर फॉर ₹50,000 ईच। 4 कंप्यूटर खरीदे गए हैं, एक 50,000 का है, तो अगर आपको 4 की कीमत मालूम करनी तो आप क्या करेंगे, 50,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। जब आपने 4 कंप्यूटर खरीदे हो और सिर्फ एक कंप्यूटर की अमाउंट बताई हो तो आप क्या करेंगे, उसी पूरी अमाउंट को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये 2 लाख के कंप्यूटर्स होगा, 2 लाख के कंप्यूटर्स परचेज कर रहे हैं। इशू सुटेबल नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब जितने भी शेयर्स बन रहे होंगे उतने शेयर्स इशू करें ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जब 4 कंप्यूटर जैसे यहाँ खरीदे हैं, अब यहाँ पे शेयर्स नहीं बताया हुआ, हमें पार वैल्यू ये बताई हुई 10, तो हम इसी को कंसिडर करेंगे, ठीक है। मतलब 50,000 को नहीं, 2 लाख उसकी पूरी अमाउंट बन रही है। 2 लाख को जब आप 10 से जो है वो डिवाइड करेंगे तो आपके पास 20,000 के आएंगे, ठीक है। जब आपके पास शेयर्स दिए हुए हों, आपके पास अमाउंट दी गई हो, तो पार वैल्यू जो है वो मतलब गलत हो सकती है, मतलब पार वैल्यू कुछ और हो सकती है, 10 नहीं भी हो सकती, ठीक है। लेकिन इशू सुटेबल नंबर ऑफ शेयर्स, इसका मतलब ये है जितने भी शेयर्स बन रहे होंगे उतने शेयर्स इशू करेंगे। तो भाई 50,000 का एक कंप्यूटर था, जब हमने उसको 4 से मल्टीप्लाई करा तो 4 कंप्यूटर हो गए 2 लाख के। आपने 2 लाख को 10 से आपने डिवाइड करा, आपको पता चल गया कि 20,000 के शेयर्स इशू करें, मतलब इतने शेयर्स बन रहे हैं। सो आपने क्या करा, कंप्यूटर डेबिट साइड पे लिखा, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 20,000 जो है वो, अच्छा कंप्यूटर में ये कैलकुलेशन करके दिखाई कि 50,000 का एक कंप्यूटर था, 4 से मल्टीप्लाई करा, 2 लाख के कंप्यूटर हो गए। इसके लिए पैसे वगैरह नहीं दिए, ऑनरशिप दिए। सो शेयर्स जो हमारे बने थे, सुटेबल शेयर्स, वो बने थे 20,000 के। 20,000 को 10 से मल्टीप्लाई करा, 2 लाख। टू रिकॉर्ड परचेज 4 कंप्यूटर, यहाँ पे कोई प्रीमियम कोई डिस्काउंट नहीं हुआ, ठीक है।
ये 4 ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो गई। 5th ट्रांजेक्शन, इशू 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू सेटल डिबेंचर पेबल ऑफ ₹4 लाख। 4 लाख की डिबेंचर पेबल मतलब 4 लाख की लायबिलिटी थी, जिसके लिए जो है वो शेयर्स इशू करें 30,000 के और ₹10 ईच का दिया। अब देखें 4 लाख को जब आप 30 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 4 लाख की जो है वो टोटल अमाउंट है लायबिलिटी की, आपने उसको 30 से डिवाइड करा, सो पार वैल्यू 13.3 कुछ बन रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रीमियम पे दिया, यहाँ भी पॉइंट में आपके पास पार वैल्यू आ रही है, तो फिर आप क्या करेंगे, वही तरीका अप्लाई करेंगे। आपने यहाँ पे लिखा भाई डिबेंचर्स पेबल जो कि 4 लाख के थे, उसके लिए शेयर्स इशू कितने करें 30,000 के, हमने फॉरन से शेयर कैपिटल बनाना है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 30,000 के शेयर्स इशू करें, 10 पे हमेशा कैपिटल बनता है, 3 लाख का कैपिटल, 4 लाख की लायबिलिटी थी, ठीक है, और 3 लाख की ऑनरशिप दी है। सो यहाँ पर हमें मुनाफा हुआ है। लायबिलिटी जो है वो ज़्यादा की और कम पे कर दी जाए तो फिर वो तो मुनाफा होता है। तो 4 लाख की लायबिलिटी थी, 3 लाख की ऑनरशिप दी है, सो 1 लाख की कमी का आ रही है क्रेडिट साइड पे। सो ये ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम होगा। आपने 4 लाख को 3 लाख से माइनस किया, आपके पास ही कमी आ जाएगी 1 लाख की, आपने 1 लाख लिख दिया। नरेशन यहाँ पे नहीं बनाई, आप लोग बनाइएगा टू रिकॉर्ड शेयर्स इशू फॉर डिबेंचर्स पेबल, टू रिकॉर्ड शेयर्स इशू फॉर डिबेंचर्स पेबल। ये 5th ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो गई है। 5th ट्रांजेक्शन हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब हम 6th ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। स्टॉक डिविडेंड ऑफ ₹90,000 इज सेटल्ड बाय इशूइंग सुटेबल नंबर ऑफ शेयर्स। शेयर्स इसको जो है वो सेटल किया गया है। कितने का स्टॉक डिविडेंड था 90,000। अच्छा, स्टॉक डिविडेंड क्या होता है? देखिए, जब भी मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी में बहुत पार्टनर्स होते हैं, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में कोई एक ऑनर नहीं होता, ठीक है, थोड़े थोड़े शेयर्स जो है वो इन्वेस्ट कराते रहते हैं और उनको ऑनरशिप दे दी जाती है और वो जो है वो मालिक बनते जाते हैं। तो जब भी मुनाफा वगैरह होता है, ठीक है ना, जब भी जॉइंट स्टॉक कंपनी को मुनाफा वगैरह होता है और वो मुनाफा पार्टनर्स को जो दिया जाता है, इन्वेस्टर को, शेयर होल्डर्स को जो दिया जाता है ना, वो डिविडेंड कहलाता है, ठीक है। अब डिविडेंड 2 तरीके का होता है, एक कैश डिविडेंड होता है, एक स्टॉक डिविडेंड होता है, ठीक है। आपके पास अभी तो शायद अभी स्टॉक डिविडेंड आया है, जब आप बीकॉम पार्ट 1 वगैरह में जाएंगे तो फिर आपके पास जो है स्टॉक डिविडेंड, कैश डिविडेंड आएगा, या आपके पास अभी जो है वो नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा वो रिटेन अर्निंग, उसमें भी हमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगी स्टॉक डिविडेंड, कैश डिविडेंड। तो जब भी वो मुनाफा कैश की सूरत में दिया जाता है तो वो कैश डिविडेंड कहलाता है, और जब वो शेयर्स की सूरत में दिया जाता है तो वो स्टॉक डिविडेंड कहलाता है। बहुत सिंपल जो है इसका मतलब है कि डिविडेंड जो होता है वो मालिकों को पैसा दिया जाता है मुनाफे में से, ठीक है। अगर कैश की सूरत में दिया जा रहा है तो वो कैश डिविडेंड कहलाएगा, अगर वो शेयर्स की सूरत में दिया जा रहा है तो वो स्टॉक डिविडेंड कहलाएगा। तो यहाँ पे स्टॉक डिविडेंड जो है वो 90,000 का था और शेयर्स में दिया जा रहा है। स्टॉक डिविडेंड हमेशा शेयर्स की सूरत में ही दिया जाता है, ठीक है। तो 90,000 का स्टॉक डिविडेंड था, उसके लिए शेयर्स इशू करें, कितने शेयर्स इशू करें नहीं पता, क्या पार वैल्यू नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे 10 उसकी पार वैल्यू, ठीक है। जब हमें शेयर्स भी नहीं दी गए हों और हमें कोई पार वैल्यू भी नहीं दी गई हो तो हम पार वैल्यू 10 ही कंसिडर करते हैं। जब आप 90,000 को 10 से डिवाइड करेंगे 9,000 के आपके पास शेयर्स आ जाएंगे। इसकी सिंपल एंट्री बनेगी, स्टॉक डिविडेंड डेबिट ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 90,000, 9,000 के शेयर्स इशू करें, मतलब 90,000 और अगर पार वैल्यू 10 है तो उसके हिसाब से 9,000 के शेयर्स बन रहे हैं। आपने 9,000 के शेयर्स को 10 से मल्टीप्लाई करा, 90,000 की ये ऑनरशिप दे दी। टू रिकॉर्ड स्टॉक डिविडेंड, ये 6 ट्रांजेक्शन भी आपकी कंप्लीट हो गई है। 7 ट्रांजेक्शन, इशू 13,000 शेयर्स एट पार फॉर द परचेज ऑफ 3 कंप्यूटर्स ₹20,000 ईच। 3 कंप्यूटर खरीदे गए हैं, एक कंप्यूटर 20,000 का, उसके लिए 13,000 शेयर्स जो है वो इशू करें एट पार पे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाई 20,000 का एक कंप्यूटर है और 3 कंप्यूटर खरीदे गए, तो ये होगा 60,000 के कंप्यूटर। अब 60,000 के कंप्यूटर को मैंने 13 शेयर्स जो उनके लिए इशू करें उसमें मैंने डिवाइड करा, तो मेरे पास जो मतलब एक कंप्यूटर जो था वो 20,000 का था, हमने उसको 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 से जब मल्टीप्लाई करा तो कंप्यूटर आया 60,000 के। अब 60,000 के जो है वो कंप्यूटर है, हमें यहाँ पे जो शेयर्स इशू करें वो 13,000, हमने जब 13,000 से माइनस किया तो हमारे पास जो पार वैल्यू आ रही है वो 4.6। अब 4.6 जो है वो 10 से कम है ना, इट्स मीन कि ये डिस्काउंट है, 10 पार वैल्यू हो रही है और हमने 4.6 वगैरह का जो है वो एक शेयर दिया है, तो यहाँ पे डिस्काउंट है।
अब पॉइंट में आ रहा है, हम किस तरीके से इसको लिखेंगे, तो आपने डेबिट साइड पे सबसे पहले लिख दिया भाई कंप्यूटर परचेज करा है, कंप्यूटर था 60,000 का, 20,000 का ईच कंप्यूटर था, 3 से हमने उसको मल्टीप्लाई करा, 3 कंप्यूटर होगा 60,000 के। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू पे बनता है, 13,000 के शेयर्स इशू करे थे, 10 से हमने मल्टीप्लाई करा, 1,30,000 की ऑनरशिप दे दी। अब 1,30,000 की जो है वो ऑनरशिप दे दी है, 60,000 के कंप्यूटर्स थे। जब हमने 1,13,000 को ये माइनस करना है, ठीक है, 1,30,000 को जब हमने माइनस करा 60,000 से, ठीक है, 1,30,000 को माइनस करेंगे 60,000 से, तो 70,000 आएंगे, जो कि डेबिट साइड पे कमी हो रही है और ये डिस्काउंट कहलाएगा, ठीक है। जब भी पॉइंट में आपके पास पार वैल्यू आ रही होगी तो आप डेबिट पे जो भी चीज़ आपने खरीदी है वो लिख देंगे, क्रेडिट साइड पे आपने ऑनरशिप लिख देंगे जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बना रहे हैं। फिर आपको पता चल जाएगी कमी कहाँ पर हो रही है, डेबिट साइड पे कमी हो रही है उसको आप ऑर्डिनरी शेयर डिस्काउंट का नाम दे दें, क्रेडिट साइड पे कमी हो रही है आप ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम का नाम दे दें, और इस तरीके से दोनों वैल्यूज आपस में माइनस करके आपको पता चल जाए कितने की कमी है। तो यहाँ पे डिस्काउंट है 70,000 का। 7 ट्रांजेक्शन भी हमारी कंप्लीट हो गई। 8 ट्रांजेक्शन है डिसाइड टू कैपिटलाइज 4 लाख अगेंस्ट रिटेन अर्निंग एंड देन इशू शेयर्स एट प्रीमियम ₹16। अब हमारी 8 ट्रांजेक्शन थी डिसाइड टू कैपिटलाइज ₹4 लाख अगेंस्ट रिटेन अर्निंग एंड देन इशू शेयर्स एट प्रीमियम। डिसाइड हुआ है कैपिटलाइज कि रिटेन अर्निंग में जो मतलब रिटेन अर्निंग क्या होती है, रिटेन अर्निंग में प्रॉफिट वगैरह जमा हो रहा होता है, जैसे पार्टनरशिप वगैरह का तो प्रॉफिट ये होता है कि मुनाफा होता है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो भी मुनाफा होता है वो पार्टनर्स को डिसाइड मतलब पार्टनर्स को जो है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, रिटेन अर्निंग में जो है वो रिजर्व कर दिया जाता है। तो रिटेन अर्निंग में जो 4 लाख का मुनाफा है अब उसके लिए शेयर्स इशू कर रहे हैं, मतलब रिटेन अर्निंग में से जो है वो शेयर्स इशू करे जा रहे हैं, तो रिटेन अर्निंग के लिए शेयर्स इशू कर रहे हैं। रिटेन अर्निंग में मुनाफा है, अब रिटेन अर्निंग में जो भी मुनाफा पड़ा है उसके लिए मतलब उसकी जो मतलब उसमें जो पैसे हैं वो हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो रिटेन अर्निंग में क्या हुआ कि रिटेन अर्निंग का जो पैसा है वो कम हो रहा है क्योंकि हमने वो पैसा जो है वो शेयर्स इशू करने में लगा रहे हैं। अब शेयर्स इशू करने में लगा रहे हैं तो इसका यही मतलब है कि मालिकों को पैसा दिया जा रहा है, ठीक है। रिटेन अर्निंग में से जब भी पैसा निकालना हो तो वो मालिकों को ही दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि मालिक ये कहते हैं ना कि भाई इतना सारा मुनाफा हो रहा है कुछ तो हमें मिलना चाहिए ना, सारा अगर हम रिटेन अर्निंग में लगा देंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। तो रिटेन अर्निंग से 4 लाख रुपए जो है वो ये समझते हैं कि विड्रॉ हो रहे हैं, ठीक है। तो रिटेन अर्निंग जो है उसकी नेचर है क्रेडिट, जब वो कम होता है या वो क्लोज होता है, जब वो ख़त्म हो रहा होता है, ठीक है ना। क्रेडिट की कोई चीज़ भी कम हो रही है, ख़त्म हो रही है या क्लोज हो रही है तो वो अपनी अपोजिट डायरेक्शन में आ जाती है। तो रिटेन अर्निंग की जो नेचर है वो क्रेडिट है। अब ये इसमें से पैसा निकाल रहे हैं तो ये कम हो रहा है तो ये डेबिट साइड पर आ जाए, कितने से 4 लाख का। और ये जो 4 लाख है ये किस सूरत में दिए जा रहे हैं, शेयर्स इशू कर रहे हैं इसके लिए, तो हमने लिख दिया भाई ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। अब अगर देखा जाए तो 4 लाख के जो वो अमाउंट थी उसके लिए शेयर्स इशू कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं ये नहीं पता, लेकिन प्रीमियम कितने का दे रहे हैं 16 का एट अ प्रीमियम। लेकिन ये 16 पूरा प्रीमियम नहीं है, मतलब 10 उसकी पार वैल्यू होगी और 6 का प्रीमियम जा रहा है, तो टोटल पार वैल्यू बताइए कि भाई 16 है, तो ये प्रीमियम ही हुआ, ठीक है। तो 4 लाख को आपने 16 से डिवाइड करा, आपके पास शेयर्स आए होंगे 25,000। ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम 25,000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1,50,000 का प्रीमियम आ गया। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 25,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऑनरशिप दे दिया आपने। टू रिकॉर्ड इशू शेयर्स फॉर रिटेन अर्निंग, ठीक है। ये आपकी 8 ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो गई है। अब है 9 ट्रांजेक्शन। देखिए इसमें जो है ना जब भी शेयर्स इशू कर रहे हैं और कोई वजह आप बताएगी कि भाई इस वजह से जो है वो शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो वो वजह डेबिट साइड पर आ जाएगी, क्रेडिट साइड पे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आ जाता है, प्रीमियम होता है वो भी आता है, कभी डिस्काउंट होता है तो वो भी आता है, ठीक है। सो 8 ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। 9 ट्रांजेक्शन है इशू 1,010% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ₹1/5 फॉर कैश, ठीक है। इशू करे 1,010% वाले डिबेंचर्स 100 का था लेकिन 105 का दिया है कैश के लिए। यहाँ पे सिर्फ जो है वो डिबेंचर्स इशू की बात है, ठीक है। कैश बोल दिया है इसलिए कैश डेबिट साइड पर आएगा, बैंक नहीं आएगा, ठीक है। कैश हमने डेबिट साइड पर लिखा, 1,000 डिबेंचर्स थे, दिया कितने का है ये बात जो है वो हमारी जो है वो मायने रखती है कि पार वैल्यू क्या है, अभी ये बात नहीं देखनी। बैंक ये कैश जो हम डेबिट साइड पर लिखेंगे डिबेंचर्स को किस पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जो एग्जैक्ट बताई दी होगी कि भाई 105 का दिया है, ये उसकी मार्केट वैल्यू है, तो हमने लिखा भाई 1,000 को 105 से मल्टीप्लाई करा, ये 1,05,000 आ गया। 10% डिबेंचर, जब भी परसेंटेज दी जाएगी पूरा नाम वो होगा, 9% है तो 9% डिबेंचर, यहाँ पे 10% दिया तो 10% डिबेंचर आप पूरा लिखेंगे।
ठीक है। और आगे पेबल भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये लिख ही लिएगा, ठीक है। डिबेंचर्स पेबल इसका पूरा नाम है, 10% डिबेंचर्स पेबल। और डिबेंचर बिल्कुल ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की तरह जैसे वो पार वैल्यू पे बनता है, इसी तरीके से डिबेंचर भी पार वैल्यू पे बनता है। 1000 को आपने 100 से मल्टीप्लाई करा, ये 1 लाख आ गया। अगर आप देखा जाए तो 1,05,000 के जो है वो डिबेंचर जो इशू करे थे उसके लिए हमें पैसे कितने मिले, 1,5, लेकिन डिबेंचर जो है वो 1 लाख है। तो कमी कौन है, 5,000 है क्रेडिट साइड पे। तो प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कितने का था, 5 का था। 100 का डिबेंचर होते लेकिन 105 का दे रहे हैं, तो 5 का जो है प्रीमियम हुआ। तो 1000 डिबेंचर को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5000 का प्रीमियम आ गया डिबेंचर्स पर। टू रिकॉर्ड इशू डिबेंचर्स। 10 ट्रांजेक्शन है, इशू 2005% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ₹102। 100 का है लेकिन 102 का दिया, एट रिडीमेबल आफ्टर 8 ईयर ₹110। 2000 जो है वो डिबेंचर्स इशू करने 5% वाले, 100 का लेकिन 102 का दिया है। और जब रिडीम की बारी आएगी 8 साल बाद तो 110 का हो जाएगा वो। तो सिंपल एंट्री क्या होगी इसकी, ये बहुत बनाई है हमने प्रीवियस वीडियोस में। सबसे पहले तो बैंक डेबिट होगा, 2000 डिबेंचर्स को 102 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्रेडिट साइड पे क्या करेंगे, 5% डिबेंचर लिखेंगे, 2000 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 102 का था लेकिन 100 का था, 102 का दिया है, तो प्रीमियम होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। 2000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाली और ये वाली, ये सिर्फ इतनी बात है शेयर्स डिबेंचर्स इशू की, ठीक है। डिबेंचर्स अगर इशू होंगे विद प्रीमियम तो बैंक डेबिट होगा, डिबेंचर्स क्रेडिट होगा, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स होगा, ठीक है। बैंक में हमेशा जो एग्जैक्ट पार वैल्यू होगी डिबेंचर्स को उससे मल्टीप्लाई करेंगे। डिबेंचर्स हमेशा पार वैल्यू पे बनता है, हमने डिबेंचर्स को पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करा। प्रीमियम कितने का भी होगा, डिबेंचर्स को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब है कि जब रिडीम की बारी आएगी आफ्टर 8 ईयर्स तो वो 110 का हो जाएगा। सो ये लॉस ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन होगा। लॉस ऑन रिडेम्पशन 2000 डिबेंचर्स थे, 100 का है लेकिन 8 साल बाद हम उसको 110 का देंगे, तो 10 का यहाँ पे जो है वो लॉस हो रहा है हमें। तो 2000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 20,000। ये लॉस किसकी वजह से, प्रीमियम और रिडेम्पशन की वजह से। तो यहाँ पे भी एग्जैक्ट वही कैलकुलेशन होगी, 2000 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, 20,000 आके। टू रिकॉर्ड इशू डिबेंचर्स, इन दोनों की कैलकुलेशन सेम होगी, इन दोनों की अमाउंट सेम होगी, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। टू रिकॉर्ड इशू डिबेंचर्स 10 हमारी हो गई थी। 11 ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। 11 ट्रांजेक्शन है, द कंपनी ऑफर टू द पब्लिक 7000 शेयर्स एट पार। कंपनी ने ऑफर किए पब्लिक को शेयर 70,000। एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर वर रिसीव। अब एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो कम नहीं है। हम अभी तक जो इस तरीके की ट्रांजेक्शन्स को सॉल्व करते हुए एंट्रीज बनाते हुए वो क्या होती थी कि कंपनी ऑफर कम कर रही है लेकिन एप्लीकेशन, लोग पैसे जो है कंपनी में ज़्यादा जमा करवा देते हैं, लेकिन यहाँ पर अब कम है। यहाँ पर क्या है कि भाई 70,000 के शेयर्स कंपनी ने ऑफर करें लेकिन एप्लीकेशन मतलब पब्लिक ने जो पैसा जमा करा दिया वो 60,000 शेयर्स से करवाया। As per agreement, the underwriters subscribe for the balance of their shares. The director finalized the allotment of 60,000 shares to the public and 10,000 shares to underwriters. अब underwriter को समझिएगा, देखिए underwriter क्या होता है। underwriter एक इदारा होता है, ठीक है। जैसे कि कंपनी ये इरादा करती कि यार शेयर्स इशू करने, ठीक है, तो वो एक इदारे को बीच में रखती है जिसको कहते हैं अंडरराइटर। तो अंडरराइटर, ठीक है, तो कंपनी ने अंडरराइटर से ये एग्रीमेंट किया हुआ कि भाई 70,000 के शेयर्स जो हैं हम इशू कर रहे हैं। अगर तो फिर अंडरराइटर ने कहा हुआ कि भाई 70,000 के शेयर्स हैं, अगर पब्लिक ने इतने शेयर्स नहीं लिए, कम लिए, तो जो भी रिमेनिंग शेयर्स होंगे वो मैं खुद परचेज करूंगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ कि एज पर एग्रीमेंट द अंडरराइटर सब्सक्राइब फॉर द बैलेंस ऑफ देयर शेयर, कि वो खुद सब्सक्राइब करेगा जो भी बैलेंस होगा शेयर्स का, ठीक है। तो ये एक इदारा होता है, ये क्या कहता है कि जितने भी शेयर्स आपने दिए हैं मैं उतने बिकवाऊंगा, अगर नहीं बिके तो मैं वो खुद खरीदूंगा। ये एक एग्रीमेंट बन जाता है, ठीक है। तो अंडरराइटर एक इदारे को कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम घर वगैरह सेल कर रहे हैं तो बीच में हम एक एजेंसी वाले को रखते हैं कि यार एजेंसी वाले आप जो है ना वो हमारा घर बिकवाएं। इसी तरीके से कंपनी वाले अंडरराइटर को रखते हैं कि भाई हमने शेयर्स जो है वो बेचने, आप जो है वो हमारे शेयर्स बिकवाएं, अगर जो है नहीं बिकवा पाए तो आप खुद हमारे शेयर्स जो है वो खरीदेंगे। अंडरराइटर ये खुद कहते हैं, ये एक इनके दरमियान एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो कंपनी ने ऑफर करे 70,000 शेयर्स,
पब्लिक ने सिर्फ 60,000 शेयर्स दिए हैं, तो बाकी के जो 10,000 शेयर्स हैं वो अंडर राइटर लेंगे, ठीक है। सो इसकी एंट्री जो है वो उससे जो है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, जो मतलब एप्लीकेशन ज़्यादा रिसीव हो जाती है। तो सबसे पहले जो है ना वो शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री बनती है, ठीक है, कि बैंक डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। शेयर्स जो है, शेयर्स की जो एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है 60,000 की, पब्लिक की तरफ से जो एप्लीकेशन रिसीव हुई 60,000 की हुई है। पार पे यहाँ पे कोई प्रीमियम कोई डिस्काउंट नहीं है, इसलिए हमने क्या करा 60,000 को 10 से मल्टीप्लाई करा, 6 तक आ गया। 60,000 शेयर्स की 6 लाख रुपए जो है वो पब्लिक ने हमारी कंपनी में जमा कराए। लेकिन हमने जो ऑफर किए थे वो 70,000 शेयर्स थे। अब 10,000 शेयर्स की यहाँ पे कमी आ रही है, तो वो कौन देगा, वो अंडर राइटर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें उसकी एंट्री बनेगी अंडर राइटर डेबिट ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन की। जो ये शेयर एप्लीकेशन है अब ये अंडर राइटर ने दी है, तो अंडर राइटर डेबिट होगा, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट होगा। और 10,000 की कमी थी जो कि अंडर राइटर ने दिया, 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1 लाख की जो है वो अंडर राइटर ने दे दिया। 6 लाख जो है वो पब्लिक की तरफ से आए, 1 लाख जो है वो अंडर राइटर की तरफ से। अब कितना होगा ये वही होगा 60,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स, 70,000 शेयर्स आ गए। लेकिन इसकी एक एंट्री ये बनती है कि बैंक डेबिट अंडर राइटर, क्योंकि अंडर राइटर ने एप्लीकेशन दी, फिर अंडर राइटर ने बैंक में पैसा दिया, तो इसकी सिंपल एंट्री होती है बैंक डेबिट अंडर राइटर क्रेडिट, वही 1 लाख आ जाएंगे, ठीक है। जो अंडर राइटर अमाउंट देंगे वही है। ये 2 एंट्री बनेगी अंडर राइटर की, पहले अंडर राइटर एप्लीकेशन देते हैं, फिर अंडर राइटर जो है वो बैंक में पैसा जमा करवाते हैं। फिर लास्ट एंट्री किसकी बनती है, ऑनरशिप की। ऑनरशिप की एग्जैक्ट एंट्री होती है कि ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट। अब हमारे पास शेयर्स कितने आ गए, बस 60,000 के शेयर्स जो हैं वो पब्लिक ने दिए हैं, 10,000 के अंडर राइटर ने दिए। अब टोटल 70,000 के शेयर्स हो गए, उसको 10 से आपने मल्टीप्लाई करा, ये 7 लाख की आपके पास अमाउंट आ गई। मतलब कंपनी को जितने पैसों की ज़रूरत थी कंपनी ने जो है वो उतने ही पैसे रिसीव कर लिए। टू रिकॉर्ड शेयर कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे आप टू रिकॉर्ड रिसीव एप्लीकेशन की नरेशन बनाएंगे, यहाँ पे आप टू रिकॉर्ड शेयर रिसीव बाय अंडर राइटर, टू रिकॉर्ड मनी रिसीव बाय अंडर राइटर और टू रिकॉर्ड शेयर कैपिटल, ठीक है। कंपनी को जितने पैसों की ज़रूरत होती है अंडर राइटर उतने ही पैसे जो है वो देता है, ठीक है। कभी ये होता है कि कंपनी ने जो है वो कम शेयर दिए और एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई तो फिर एप्लीकेशन रिटर्न कर दी जाती है पब्लिक को। लेकिन एप्लीकेशन कभी कम आए तो फिर उसकी जो वो कमी है वो अंडर राइटर पूरी करेंगे, ठीक है। सो ये दोनों जो है केसेस मैंने आप लोग को बता दिए हैं कि जब एप्लीकेशन ज़्यादा रिसीव हो जाए। सो प्रीवियस वीडियो में ऐसी ट्रांजेक्शन थी उसमें वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था। इस क्वेश्चन में जो वो इस तरीके की जो है वो केस आया है कि एप्लीकेशन जो है वो कम रिसीव हुई है, तो जो भी कमी है वो अंडर राइटर पूरी करेगा। अंडर राइटर एक इदारा होता है, ठीक है, जो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो कमी को पूरी करता है। सो ये 11 ट्रांजेक्शन भी आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। बस इसमें पहली जो एंट्री होती है ना वो एप्लीकेशन रिसीव की बनती है। बस इसमें ये करेगा कि एप्लीकेशन सबसे पहले एप्लीकेशन जितनी रिसीव हुई है पब्लिक की तरफ से वो, ठीक है। फिर अंडर राइटर जो है वो एप्लीकेशन देंगे, फिर अंडर राइटर मतलब शेयर्स देंगे, फिर उसकी मनी जो है वो बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, फिर उस पर कैपिटल बनता है, ठीक है। लेकिन जो एप्लीकेशन ज़्यादा रिसीव हो जाती है उसमें क्या होता है, एप्लीकेशन रिसीव हुई, जितनी कंपनी को ज़रूरत थी उतने पे कैपिटल बना और बाकी के जो शेयर्स थे वो पब्लिक को रिटर्न कर दिए गए। तो दोनों केसेस के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया है। ये इश्यूज ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स का लास्ट क्वेश्चन था। अल्लाह हाफिज़।